Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, now we are starting with our next topic atoms and molecules. ये हमारा थर्ड चैप्टर है. अब हम इसे शुरू करने जा रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. इसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड, इन्होंने क्या कहा. इन्होंने कहा हमारा जो ये आसपास मैटर होता है ना, अगर हम इस मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहें तो अल्टीमेटली हमारे पास स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल्स आ जाएंगे. इन स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं. मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, इनके मिलने से ही हमारा मैटर बना है. और इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने परमाणु नाम दिया. अब हम इन्हें एटम्स कहते हैं. ठीक है, हिंदी में अभी भी हम इन्हें परमाणु ही कहते हैं. तो महर्षि कन्नड ने क्या कहा कि अगर मैटर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले जाए तो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल को हम परमाणु कहेंगे. ठीक है, कुछ और फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी सेम ही बात कही. ठीक है, अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं लॉज पर. हमारे कुछ लॉज हैं. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हम ना मास को ना ही खुद बना सकते हैं, ना ही मास को हम ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, मास को बनाना या ख़त्म करना हमारे हाथ में है ही नहीं. अगर हम केमिस्ट्री लैब में कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो जितना मास पहले था ना रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद भी बिल्कुल उतना ही, एग्जैक्टली उतना ही मास होगा. तो भाई जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ना ही हमारा कोई मास नया क्रिएट होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा. जितना मास हमने इनिशियली लिया था ना, फाइनली भी बिल्कुल उतना ही मास होगा. हमने दो चीज़ों को मिलाने से पहले उन दोनों का जितना मास था, मिलाने के बाद भी जब वो कंपाउंड नया कंपाउंड बन गया उसका मास भी उतना ही होगा. जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो नया चीज़ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बिल्कुल इक्वल होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक छोटी सी एक्टिविटी है. हमने क्या करा, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से हम रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है भाई, बेरियम क्लोराइड को हम किससे मिक्स करेंगे, सोडियम सल्फेट से. बेरियम क्लोराइड को हम पहले ही एक इग्निशन ट्यूब में, छोटी सी इग्निशन ट्यूब में ले लेंगे और उसका वेट हम पहले ही मेजर कर लेंगे. उसके बाद हम एक सोडियम सल्फेट लेंगे, वो हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क में. इग्निशन ट्यूब ली, पहले हमने कोनिकल फ्लास्क लिया है. कोनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा होता है. कोनिकल फ्लास्क में ना हम क्या डाल रहे हैं, एक छोटी सी हमने इग्निशन ट्यूब डाल दी. इन दोनों रिएक्टेंट को भी हमने मिलाया नहीं है और इनका मास हमने देख लिया कि टोटल मास कितना आ रहा है. उसके बाद हमने क्या करा, हमने इग्निशन ट्यूब जो है वो थोड़ा सा टिल्ट करा, जिससे कि सारा का सारा उसके अंदर का जो सोल्यूशन था ना वो आ जाए हमारे, मतलब गिर जाए कोनिकल फ्लास्क में ही. तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और जब नया सब्सटेंस हमारा बन जाएगा तो उस प्रोडक्ट का भी हमने मास निकाल लिया. हम देखेंगे कि जो इनिशियली रिएक्टेंट का मास था वो ही हमारा प्रोडक्ट का भी मास होगा. हमारी दो चीजें थी भाई. अभी फॉर्मूलेस तो हम देखना सीख जाएंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है. हमारी दो चीजें थी. एक था बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट से. बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दिया. ठीक है, ये जब बन गया तो जो हमारे रिएक्टेंट का मास था ना वही प्रोडक्ट का भी मास होगा. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ना कोई नया मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा. जितना मास इनिशियली था ना उतना मास फाइनली भी होगा. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं वो होता है कि नहीं होता हमसे. हमें क्या दे रखा है, अगर एक क्वेश्चन है बाय चांस 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट. ठीक है भाई, हमारा 5.3 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट का. ये रिएक्ट करता है 6 ग्राम एसिएटिक एसिड से.
ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ये और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। जो नया बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट बना? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया है भाई, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, 0.9 ग्राम वाटर बना है, और क्या बना है? और हमारा बना है 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। ये 3 चीजें बनी है और ये तीनों आएंगे प्रोडक्ट में। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास ना ही हम क्रिएट कर सकते, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही मास खराब हो सकता है, ना ही नया मास क्रिएट हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, जब रिएक्शन हो रहा होगा तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे अभी मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 5.3 और प्लस 6 है। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है। कितना आएगा प्लस करके? 5 और 6 11 होते हैं, 11.3। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 प्रोडक्ट है, इन तीनों का मास देखते हैं। 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2। अब इन सबको प्लस करके देखते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3.1 प्लस 8.2 और 11। तो जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस करके आया है वही मास ऑफ प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल फॉलो करता है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अब क्या है हमारा? अब है हमारा कि भाई हमारा ना 24 ग्राम कार्बन जो है, 24 ग्राम कार्बन किससे रिएक्ट करता है? प्लस कार्बन हमारा एक रिएक्टेंट है जो कि 24 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है। 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं हमारा क्या? हमारा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसे भी हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। भैया मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट है हमारा 24 प्लस 64 कितना आएगा? 88। और इतना ही हमें मास ऑफ प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो भाई हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें बिल्कुल होल्ड करता है। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हमारा है 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद, है ना, किससे रिएक्ट करता है? हमारा एक हाइड्रोजन है जो कि 4 ग्राम हमें दे रखा है, वो रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर इज प्रोड्यूस्ड। वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ वाटर सो प्रोड्यूस्ड। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ वाटर सो प्रोड्यूस्ड। जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है ना, उस वाटर का मास या वेट हमें निकालना है। तो हमारे 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हमारा प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे। टोटल मास कितना हो गया? 4 प्लस 32 36। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा वाटर बन रहा है, इसका मतलब 36 ही मास ऑफ
वाटर भी होगा, वाटर इकलौता प्रोडक्ट है तो मास ऑफ वाटर भी कितना होगा 36, क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और लॉ था, वो ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, है ना। और अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस क्या कहता है कि हमारा एक सब्सटेंस है, हम उसे कहीं से भी ले आए, वो जो कंपाउंड है उसमें वो दो ही चीजें होंगी, वो दो ही एलिमेंट्स होंगे और उसी स्पेसिफिक रेशो में भी होंगे। मतलब नहीं समझ में आया होगा। जैसे हम पानी कहीं का भी ले लें, इंडियन वाटर, अमेरिकन वाटर, कहीं का भी पानी हो, सी वाटर हो, रेन वाटर हो, नल का पानी हो, कुएं का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही चीजें होंगी और हमेशा एक स्पेसिफिक रेशो में ही होंगी। कहीं का भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बना है तो उसमें वही दो एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और 1:8 के ही रेशो में होंगे। कहीं की भी कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, उसमें कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा और उसी स्पेसिफिक रेशो में होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस क्या कहता है कि कोई भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है ना, उसमें एलिमेंट्स जो हैं उनमें वही दो एलिमेंट्स होंगे और उसी स्पेसिफिक रेशो में होंगे। ये हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस कहता है। फॉर एनी केमिकल सब्सटेंस वही दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और उसी डेफिनाइट रेशो में होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, कहीं से भी आए हों, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसे खुद अपने लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करें या हमारे पास केमिकली वो ऑब्टेन हो, कहीं से भी हम वाटर ले ले, उसी में वही दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे और उसी एक स्पेसिफिक रेशो में होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में 1:8 के रेशो में होता है। हाइड्रोजन का मास 1 तो ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम होता है। भाई जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस का मतलब हम कहीं का भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लें, उसका जो रेशो है वो 1:8 का ही होगा। हमें ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर में 1:8 का होता है, ये तो हमें पता भी है, ठीक है। लेकिन हमें कहा है कि अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो तो ऑक्सीजन कितना होगा। 1:8 का मतलब क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम है, लेकिन हमें तो 3 ग्राम गिवन है। 3 ग्राम के लिए कितनी होगी, 8 × 3 होगी। 8 × 3 कितना होगा, मतलब 24 ग्राम। हमारा ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 24 ग्राम। ठीक है भाई, तो 3 ग्राम है तो 8 × 3 24 ग्राम। अगर हाइड्रोजन 3 करोगे, 1 को 3 बनाया है तो 8 को भी क्या बना दो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा है ना, 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा 24 ग्राम हो जाएगा। कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन होगा। एक और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशंस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें कह रहे हैं हमारा जो 3 ग्राम कार्बन है ना, वो किससे रिएक्ट करता है, 3 ग्राम कार्बन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:8 का है और जब रिएक्ट करता है तो बनाता है 11 ग्राम CO, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देता है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 3 + 8 11, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। अब कह रहे हैं अगर हमारा 3 ग्राम कार्बन हो, 3 ग्राम कार्बन हो और 50 ग्राम ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन बहुत सारी दे दी, तो अब हमारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। अगर हमारा 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट करके 11 ग्राम दे सकता है, तो 3 ग्राम कार्बन हो और 50 ग्राम ऑक्सीजन हो तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही आंसर वही है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। 3 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट करता है, कहीं का भी कार्बन हो कहीं की भी ऑक्सीजन हो, हमेशा इसका 3 ग्राम इसके 8 ग्राम से ही रिएक्ट कर पाएगा। बाकी इसका जो 42 ग्राम बचेगा ना, वो वेस्ट जाएगा। वो क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। अगर इसका भी 6 ग्राम होता तो वो इसके कितने से रिएक्ट करता है, इसका 3 ग्राम 8 से करता है तो 6 कितने से करेगा, 16 से करेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो,
ठीक है भाई। लेकिन अगर ये 3 ग्राम्स ही है तो ये इसके 8 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा, चाहे बाकी का जो 42 ग्राम से 42 ग्राम वो सारा का सारा क्या हो जाए, 42 ग्राम हमारा भले ही वेस्ट हो जाए, और हमारा क्या होगा 11 ग्राम जो है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि भाई ये कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें वही दो गैसेस होंगी, कार्बन और ऑक्सीजन, और वो उस ही स्पेसिफिक रेशियो में भी होंगी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि कहीं का भी वाटर ले लो, कहीं का भी कुछ भी ले लो, उसमें वही दो एलिमेंट्स होंगे और उस ही स्पेसिफिक रेशियो में भी होंगे। ठीक है, उसी स्पेसिफिक रेशियो में भी होंगे। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.